हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अभी हम कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बिना टाइम जाया करते हुए राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। हमने एक हल्का सा फाउंडेशन बना लिया है कि राजस्थान का नाम कहाँ से आया है, प्राग ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है या आद ऐतिहासिक काल क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा ज्ञान हासिल किया। कालीबंगा गिलुनियन की चर्चा हमने की है, लेकिन आज क्या करेंगे, थोड़ा सा हम और डिटेल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब थोड़ा सा टफ यानी कि मीडियम पेपर बनता है तो क्या होता है, उसके बीच में जाता है और टफ बनता है तो फिर और डेप्थ में जाता है। यानी कि पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है उसमें 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। एक तो सब इजी होते हैं, यानी कि सीधा हो गया कालीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़, ये बिल्कुल सिंपल। उसके बाद में थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, कालीबंगा का जो उत्खनन है वो उसका कार्य किसने करवाया, तो अमलानंद घोष वगैरह जो नाम आते हैं वो मध्यम स्तर। और उसके बाद में अगर डेप्थ में जाता है तो उसमें क्या आएगा फिर कि कालीबंगा के अंदर खेतों के जो प्रमाण मिले, कौन सी खेती की मिले, इस टाइप के जो है क्वेश्चन वो क्या माने जाते हैं, डेप्थ में माने जाते हैं। चलो तो आज हम वापस अपने टॉपिक पे कल जहां हमने चर्चा फिनिश की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे कालीबंगा। कालीबंगा, ये जो कालीबंगा नाम है, काली का मतलब काला, ब्लैक, एंड बंगा का मतलब होता है चूड़ी। यानी कि पंजाबी भाषा के अंदर बंगा का मतलब क्या होता है, चूड़ी होता है। आप इस तरीके से क्या है समझ सकते हो। तो यानी कि कालीबंगा के अंदर क्या मिली है हमारे को, उत्खनन के दौरान काली चूड़ियां मिली है, इसलिए उसका नाम भी क्या हो गया है, कालीबंगा हो गया है। ओके, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कालीबंगा कहाँ पे पड़ती है, हनुमानगढ़, राजस्थान के अंदर कालीबंगा जो साइट है वो है। और यहाँ की क्या क्या खासियत है वो देखते हैं। तो 1952 में यहाँ का उत्खनन करवाया था किसने, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा क्या है, इनका उत्खनन करवाया था। इसके अंदर क्या क्या चीज हमारे को मेन मिली है, इसमें हम कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ है उसमें स्तर यानी कि ऐसे स्टेज मिली है, सबसे नीचे, वैसे, ऊपर ऊपर ऊपर, 5 स्टेज मिली है। यानी कि कितना स्टेज है, 5 स्टेज। 5 स्टेज के अंदर क्या है, इसका टाइम काल मिला है। यानी कि जो सबसे ऊपर वाली जो स्टेज है और ये जो दूसरी स्टेज है, 2 स्टेज किसकी मिली है, हड़प्पा, हड़प्पा के समकालीन। यानी कि हड़प्पा के समकालीन अपने को क्या है, 2 स्टेज हड़प्पा से समकालीन है और 3 जो स्टेज है वो हड़प्पा से क्या है, पूर्वकालिक है, हड़प्पा पूर्व है बोल सकते हो आप। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझें कि हड़प्पा काल हम कब से मानते हैं, लगभग 2000 BC के आसपास का जो समय है, यानी कि 200-300 BC पहले ले लो, और यानी 2100-2200 से 1516 तक का जो काल है किसका है, हड़प्पा काल है। तो ये जो काल है इसकी भी 2 हमारे को स्टेज मिलती है। और उसके बाद में हड़प्पा पूर्व है, यानी 3000-4000 BC जो पूर्व है वो भी क्या है, हड़प्पा पूर्व काल में आता है। वो उसके भी हमारे को क्या है, वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। यानी कि हमारे को साक्ष्य 5 स्टेज में मिले, 2 स्टेज हड़प्पा। यानी कि आपसे कोई पूछता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो जो अपनी कालीबंगा उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 3-4 हजार वर्ष पूर्व आप क्या कर सकते हो, ईसा पूर्व मान सकते हो। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ईसा पूर्व, BC, AD, एक इसको बनाता हूँ, एक टाइमलाइन बना के आपको समझा देता हूँ। ओके, उसके बाद में कालीबंगा के ऊपर ही वापस हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जो ईंट है, ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि सभ्यता, एक होता है सभ्यता और एक होता है संस्कृति। आप ऐसे समझो इसको, एक होता है संस्कृति और एक होता है सभ्यता। तो सभ्यता क्या होता है, मानव के द्वारा निर्मित भौतिक संसाधन, जैसे कि मकान, जैसे कि बिल्डिंग, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी हम बनाते हैं वो किस में आता है, एक सभ्यता में आता है। और संस्कृति क्या है, संस्कृति जैसे हमारा एक कल्चर है, हमारा रहन सहन, भाषा, बोल चाल, यानी कि हमारे रीति रिवाज, ये हमारे सब किस में आते हैं, संस्कृति में आते हैं। तो ये जो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, कल्चर। यानी कि हमारा एक कल्चर होता है, जैसे कोई अगर रिश्तेदार आता है तो किस मेहमान को किस तरीके से आवाभगत करना है, ये सब किस में, कल्चर में शामिल होता है। क्या खाना है, जैसे कोई बाजरे की रोटी खाता है, कोई गेहूं की रोटी खाता है, कोई चावल खाता है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, अभी मैं ईंट वाली बात पे वापस आता हूं। यहाँ ईंटों का यूज हुआ है, लेकिन ईंट कौन सी, जो धूप से पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद में बर्तन,
बर्तन यहाँ पे मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले, लेकिन इतने अच्छी क्वालिटी में नहीं मिले, यानी कि इनकी क्वालिटी थोड़ी सी क्या है, डाउन है। उसके बाद खेत यहाँ पे क्या है, जुते हुए मिले। जुते हुए खेत का प्रमाण यहाँ पे क्या है, मिला है। इसका मतलब यहाँ के जो लोग थे वो खेती के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते थे। ओके नेक्स्ट, उसके बाद में एक यहाँ पे क्या है, खोपड़ी मिली है। उस खोपड़ी से क्या मतलब है, उस खोपड़ी से मतलब यह है, उस खोपड़ी के अंदर क्या है, ऐसे खोपड़ी है, उसके अंदर कुछ छेद कर रखे हैं इन डेप्थ। तो इससे पता ये चलता है कि उस टाइम की जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, उसके अंदर इतना ज्ञान हो चुका था कि ब्रेन से संबंधित, जो न्यूरो से संबंधित उनको ज्ञान था। इससे ये आपको समझ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिलता है। कब्रिस्तान का मतलब यहाँ पे है जो दाह संस्कार करने का या जो कब्र के अंदर दफनाने का जो तरीका, उसके बारे में हमारे को क्या है, इससे ज्ञान प्राप्त होता है। यानी आपसे प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, यहाँ पे प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि कालीबंगा के अंदर किस टाइप की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद में खोपड़ी, यानी कालीबंगा जो सभ्यता है उसके अंदर खोपड़ी का यूज हुआ है, किस तरीके से हुआ है। इस टाइप से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ मुहर मिली है। मुहर मिलने का मस्तक मतलब क्या है, अगर मुहर मिलती है तो इसका मतलब है लोग यहाँ पे क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ को सत्यापित करने के लिए या लेन देन के अंदर, यानी कि अपनी पहचान को सुनिश्चित करने के लिए क्या है, मुहर वगैरह का इस्तेमाल करते थे। ओके, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कालीबंगा की मेन पॉइंट तो हम कर चुके हैं। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी। 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा क्या है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया है। आप इतना समझ सकते हो। अभी जो हड़प्पा जो कालीन है उसमें क्या है, अभी जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, एक बार आप वापस रिकॉल करो, 3 काल थे। धातु काल, ये धातु काल के अंदर ही आते हैं। धातु काल में क्या था, एक तो था ताम्रपाषाण, यानी कि ताम्रपाषाण, तो कालीबंगा इसमें भी आएगी और ताम्र में भी आएगी और ताम्र कांस्य में भी आएगी। यानी कि तीनों जो काल है वो कालीबंगा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इतना आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। यानी ताम्र पाषाण यानी पत्थर। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा क्लास को स्पीड से चला रहा हूँ क्योंकि अभी कम समय होने की वजह से क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उसको खींच के चला रहे हैं। ओके, गिलूंड कहाँ पे है, सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाता है, गिलूंड कहाँ पे पड़ता है, तो राजसमंद में। राजसमंद में पड़ता है। गिलूंड भी क्या है, ताम्र या कांस्य युगीन सभ्यता है। और यहाँ पे किस टाइप के हमारे को क्या क्या मेन चीज़ मिली है, या हमारे को क्या क्या क्वेश्चन याद रखना वो बता देता हूँ। यहाँ ये जो गिलूंड है ये 1920 यानी कि ईसा पूर्व है कि ये क्या है, लगभग सभ्यता है। इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज की है बीबी लाल। ये याद रखना। ये आपको अगर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनता है तो मैच द फ्लोइंग में आ सकता है। अगर मैच द फ्लोइंग में आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर एक का नहीं पता, 2 का नहीं पता है, तो भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सेट बैठ जाता है। ये आपके अंदर ये काबिलियत भी होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले आपके पास ये काबिलियत भी होनी चाहिए। यानी ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है तो आपके 2 या 3 ऑप्शन अपने आप ही क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। वो मैं तरीका आपको सेपरेट वीडियो के अंदर क्या करूँगा, कभी बताऊँगा। ओके, नेक्स्ट, गिलूंड के बारे में आपको इतना जानकारी कम से कम होना चाहिए। गिलूंड कहाँ पे पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। किसने इनकी उत्खनन किया, तो बीबी लाल साहब ने क्या किया, इनका उत्खनन किया। ओके, नेक्स्ट, यहाँ जो गिलूंड है, गिलूंड में जो आग से पकी हुई ईंटों का क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। गिलूंड के अंदर किसका इस्तेमाल हुआ है, आग से पकी हुई। वहाँ पे क्या था, कालीबंगा में यानी कि धूप से पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था। यहाँ पे किसका, आग से पकी, या ये भी आपसे क्या है, पूछा जा सकता है। ओके, अभी मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ आपको। बागोर का जिक्र कल भी आया था। कल आया था, कहाँ पे आया था, पाषाण काल में आया था। मैं ऐसा लिखता हूँ पाषाण काल, तो पाषाण काल में सब आ जाता है, यानी कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और
यानी कि आपका नवपाषाण काल। ये तीनों पाषाण कालों में क्या है, बागोर। इसका मतलब बागोर क्या है, सिंध, ये जो हमने अभी पढ़ा है कालीबंगा पढ़ा है, गिलून पढ़ा है, इससे भी प्राचीन क्या है आपका बागोर सभ्यता है। बागोर पड़ता कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ पे है ये याद होना चाहिए आपको, भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। और ये क्या है, उनसे क्या है, प्राचीन है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद में आपको कुछ बताता हूँ। इसका जो उत्खनन का है वो किसने करवाया है, वीएन मिश्र। वीएन मिश्र कौन है, ये उत्खनन करता है वीरेंद्र नाथ मिश्र इनका नाम है। ये डेक्कन कॉलेज पूना से, डेक्कन कॉलेज पूना से क्या है, जुड़े हुए हैं। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। ओके, थोड़ा सा और आगे एक चीज और बताता हूं बागोर के बारे में। बागोर में क्या मिली है अपने को, जो तांबे की एक सुई मिली है ऐसा, और उसका जो नाकू है ना, उसके छेद वाली, यानी छेद वाली जो सुई है ना, वो कहाँ पे मिली है आपको, बागोर में मिली है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ पे जो कृषि और पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले, यानी कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ पे मिले, बागोर में मिले। यहाँ पे एक सुई मिली है जो जिसमें क्या है, उस सुई में छेद वाली सुई। ये इस टाइप का प्रश्न क्या होता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बात करूंगा भीनमाल के बारे में। भीनमाल सबको पता है कहाँ पे है, भीनमाल जालोर में। भीनमाल का एक नाम और है श्रीमाल, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी कि भीनमाल कहाँ पे है, जालोर में। जालोर का एक और नाम क्या है, श्रीमाल भी है। और भीनमाल प्राचीन राजस्थान के अंदर क्या है, काफ़ी महत्व रखता है। हो गया। नेक्स्ट इसी में और कुछ देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिली है। एक तो रोमन टाइम का, जो रोमन सभ्यता का क्या है, यहाँ पे एक शराब डालने का क्या मिला है, एम्फेरा बोलते हैं उसको, एम्फेरा जो है ना, जिसमें शराब परोसते हैं, उसको बोलते हैं एम्फेरा। अगर इस टाइप का आपको नाम मिलता है तो आपने क्या समझना, उसको रोमन साम्राज्य, यानी रोमन साम्राज्य नहीं, रोमन सभ्यता, रोमन सभ्यता से जुड़ा हुआ। या यहाँ पे क्या होता था, इसका मतलब ट्रेड होता था, यानी कि ट्रेडर ने, ये ट्रेडर इधर लेके आए होंगे किस तरीके से इस चीज़ों को। नेक्स्ट सुराई, यहाँ पे एक सुराई मिली है जो कौन से सभ्यता की, यूनान की सभ्यता। यूनान की सभ्यता यानी कि यूनान यानी कि आधुनिक ग्रीस, और रोमन यानी कि आधुनिक इटली। इस तरीके से आप क्या इसको समझ सकते हो। मैन है, लेकिन जब सभ्यताएं होती थी तो बहुत लंबी चौड़ी होती थी। ये चीज़ भी आपको क्या होनी चाहिए, चीज़ें पता होना चाहिए। उसके बाद में कुछ आगे बढ़ते हैं। इसवाल, बस इसवाल का इतना ही पता होना चाहिए कहाँ पे है। कई बार क्या होता है, बालाथल कहाँ पे है, इसवाल कहाँ पे है, एलाना कहाँ पे है, इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। इसवाल कहाँ पे पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। ये आपको क्या होना है, ध्यान रखना है। उसके बाद में मैं थोड़ा सा और आगे ले आता हूँ आपको। अभी ये जो मेन आपने नाम देखे हैं, इसी के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था वो आपको याद होगा, अल्लाना, मल्ला, भरतपुर, अल्लाना, जालोर, उसके बाद में बालाथल, उदयपुर के अंदर आहड़, जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ या आयड या बेड़च नदी, ये सब क्या है आपके, ये सब बेड़च नदी, आयड नदी भी उसको बोलते हैं, उसकी सभ्यता ये कहाँ पे पड़ती है, उदयपुर में। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट बालाथल कहाँ पे पड़ता है, बालाथल भी उदयपुर में। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो जयपुर है ना, जयपुर को प्राचीन समय पे क्या था, बेराट। यहाँ पे क्या है, बेराट सभ्यता का जो साक्ष्य मिले हैं उसमें क्या है, जैसे हमने कल भी इसको इन माइंड में लिया था, विराटनगर किसको बोलते हैं, जयपुर को ही प्राचीन नाम था। उसी तरीके से बेराट भी क्या है, जयपुर के आसपास के इलाके को क्या बोलते थे, बेराट बोलते थे। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ी कहानी बताता हूँ। जो राजा विराट था, ये किसकी तरफ लड़ रहे थे, पांडवों की तरफ लड़ते हुए, पांडवों की तरफ लड़ते हुए क्या हुए थे, ये खत्म हुए थे या इनका
निधन हुआ था, तो उसी समय पे पांडु का जो पुत्र था, अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, इसी में क्या है, मोहनजोदड़ो भी है, इसी में क्या है, कोटदजी भी है, इसी में क्या है, अमर सागर भी है। अमृत सागर जो पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत साइड में, इस टाइप का एक नाम है। तो यानी कि कोटदजी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब क्या है, उसी टाइम के क्या है। एक दो बुक में किस टाइप से आपको समझाएगा वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको। ये जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, लोग यानी कि आप ऐसा समझे, ये भारत है, और नीचे वाला बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ से आते हैं, यहाँ से विकसित होते होते देखो यूरोप या काकेशस पर्वत से धीरे धीरे इधर की तरफ जब आर्य मार्च करते हैं, या जो सभ्यताएं है ना इधर की तरफ क्या होती है, टाइम के हिसाब से आगे बढ़ती है। यहाँ जैसे 4000 BC है, तो यहाँ पे आते 2500 BC हो जाएगा, ये पाकिस्तान और राजस्थान वाला इलाका आ गया इसमें। और इसके बाद में यहाँ पे जब सभ्यता शुरू होती है, आर्य लोगों का जो आगमन होता है वो 1000 ईस्वी के आसपास ईसा पूर्व का काल है। और उसके बाद में क्या है आपका, ये इंडिया का जो सिविलाइजेशन होता है, जो आर्य सिविलाइजेशन जो आती है, या वैदिक काल जो बोलते हैं, उसका टाइम आ जाता है। उसके बाद में बुद्ध और स्वामी महावीर वाला जो काल आ जाता है, उसके बाद में अशोक वाला और सिकंदर वाला जो काल आता है, उसके बाद में आगे हम आगे का इतिहास जब पढ़ेंगे तो देखते रहेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कि एक चीज समझे, अभी हम सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, यानी कि इंडिया की परिप्रेक्ष्य में इसको क्या कर रहे हैं, हम नोट डाउन नहीं कर रहे। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद में बालाथल, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बालाथल कहाँ पे है, उदयपुर में पड़ता है। और इसका जो उत्खनन है वो किसने किया है, VN मिश्र।
अभी देखो वीएन मिसर दो जगह पे आ चुका है। वीएन मिसर को मैंने आपको ये भी बताया कि किससे संबंधित है, डेक्कन कॉलेज पूना का जो पुरातत्व है, पुरातत्व विभाग है, उससे रिलेटेड है। और वीएन मिसर आपका पहले कहाँ पे आए हैं, वीएन मिसर उससे पहले बागोर भीलवाड़ा का उत्खनन भी किसने किया है, किन की देखरेख में हुआ है, यानी कि वीएन मिसर, वीरेंद्र नाथ मिसर की ही देखरेख में हुआ है। ये आपको सारे क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक गोल मंदिर मिलता है जयपुर में, वो मैं छूट गया था शायद। ओके, मैंने बता दिया था ये आपको। ओके, थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे तो हम क्या है, अभी ताम्रकालीन हड़प्पा। अभी आप ऐसा समझें कि ये जो मैंने बताया इसके अंदर कुछ चीज़ें अभी जैसे मेन थी, जैसे कालीबंगा था उसका हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा डिटेल कर लिया। लेकिन अभी कुछ फैक्ट आते हैं, जैसे उजियाना कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए उजियाना कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में उजियाना। ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, उजियाना वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नगरी कहाँ है, चित्तौड़ में। उसके बाद में नगरी और ये उत्खनन के एक पॉइंट है, यानी कि साइट है, ये सिविलाइजेशन की क्या है, साइट है। तो उसके बाद एक नगर पड़ता है, नगर कहाँ पे है, टोंक में है। नगर कहाँ पे आपका, टोंक में है। उसके बाद में आपका एक आएगा तिलवाड़ा। तिलवाड़ा मैंने आपको कल भी याद करवा दिया था, क्या था, नो कहाँ पे है, भरतपुर में। और रेड कहाँ है, ये पॉइंट आते हैं, रेड जो टाटानगर वाला, नो जहाँ से लोहे की सबसे पहले प्रारंभ मानते हैं, रेड टोंक वाला। ये आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। अल्लाना, जालोर, ये मैं आपको बार बार रिपीट करा रहा हूँ, कारण ये है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं वैदिक संस्कृति में। अभी तक हमने जो चर्चा की है वो टफ वाला जो है ना, पीछे से जो बच्चों को समझ में नहीं आता वहाँ पे थे हम, कालीबंगा, हड़प्पा, ऐसा समझो। एक बार और इसको मैं थोड़ा सा वापिस बताता हूँ, पूरी कहानी एक बार सुनो। जो भारत के अंदर जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कहाँ की मानी जाती है भाई, ये यहाँ से निकलेगी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से निकलती है। मानसरोवर लेक के पास से दो नदियाँ निकलती है, एक तो भारत के अंदर से भी कुछ भाग में से ऐसे निकलती है। ओके, और एक नदी यहीं से निकलती है जो बहुत बड़ी नदी है, और वो ब्रह्मपुत्रा जहाँ से आसाम से होके बांग्लादेश की तरफ बहती है। तो ये जो नदी है इसके साथ जो सभ्यता है, इस सभ्यता को क्या बोलते हैं हम, ये समुद्र में यहाँ पे आके गिर जाती है, अरब सागर में। तो ये जो मेन तो ये पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन कुछ भाग इसका क्या होता है, स्टार्टिंग में भारत में भी होता है। तो इसके साथ साथ जो सभ्यता है, क्योंकि प्राचीन शाम में भी जो सभ्यताएं होती थी ज़्यादातर कहाँ पे, नदियों के या पानी का जो सोर्स होता था। क्योंकि पानी का सोर्स होगा वहाँ खाने का सोर्स होगा, खाने का सोर्स होगा वहाँ पे क्या होगा, आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है। या पशुपालन, जैसे वहाँ पे पशु पक्षी आएंगे तो उनको खा लेगा। उसके बाद में धीरे धीरे वो खेती के बारे में जानने लग गया, और धीरे धीरे क्या हो गया, व्यक्ति स्थायी रहने लग गया। ओके, तो ये जो है ना, इधर से जो सभ्यता का जो विकास है, भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु से ही हिंदू नाम पड़ा है, ये आते रहेंगे और आप समझते रहेंगे। तो ये जो है इधर की तरफ जो विकास हुआ है, ये टाइम यहाँ से पहले, उसके बाद यहाँ, 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 इस तरीके से क्या है, ये बढ़ा है। एक ही समय पे अगर हम देखेंगे तो एक समय पे इसका विकास नहीं हुआ है। कुछ थ्योरी ये बोलती है, लेकिन कुछ जगह पे हमारे को, जैसे बागोर हो गया, एक तिलवाड़ा हो गया, ये अगर हम पॉइंट देखें, इनका जब उत्खनन हुआ है तो ये क्या है, और भी प्राचीन है। यानी कि हमारा जो महाभारत, अगर हम मान लो महाभारत और रामायण को कुछ लोग काल्पनिक बोलते हैं, अगर वो चीज़ छोड़ दे तो महाभारत और रामायण वाला जो काल है, और ये राजस्थान उस टाइम पे क्या था, समुद्र था, और भगवान राम ने समुद्र से रास्ता मांगा, रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया, एक तीर चलाकर क्या किया, इसको किसमें, मरुस्थल में तब्दील कर दिया। इस टाइप की कहानियाँ हैं। तो इतना तो क्लियर होता है कि रामायण के टाइम पे भी राजस्थान का जो भूगोल है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके बारे में जानकारी थी। ये तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्पष्ट समझ सकते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं आपको। यानी कि राजस्थान की जो
भूगोलिक स्थिति है, यहाँ पे पहले क्या बोला गया है, समुद्र था। समुद्र के बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हुआ है और कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं इसके। ये मैं आपको राजस्थान का भूगोल जब आएगा उसके अंदर बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। 2-3 पॉइंट हैं जो कि कई हजारों साल पहले के, लाखों वर्ष पहले के कुछ है ना समुद्री जीव है, जैसे मछली है, उसके क्या मिले हैं वहाँ पे जीवाश्म भी हमारे को मिले हैं, ये जोधपुर वाले इलाके में। तो इससे आप समझ सकते हो कि इसका मतलब जीवन यहाँ राजस्थान में, जैसा हम सोचते हैं ना यहाँ से जब आर्यों से पहले भी सभ्यताएं इधर की तरफ विकास होता है, वो भी हम सही नहीं मान सकते। ओके नेक्स्ट, थोड़ा सा पता चल गया होगा। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अगर और आगे बढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति किसके साथ आती है, वैदिक संस्कृति यानी कि आर्यों की संस्कृति। आर्यों की संस्कृति यानी कि 3 वेद त्रयी और वेद 4, यानी कि ये क्वेश्चन RS 2018 के अंदर मेंस में भी आया, वेद त्रयी क्या है, तो आपको ध्यान में रखना 1 2 3। पहले जो 3 वेद हैं वो क्या है, वेद त्रयी है। नाम सुन लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी कि 4 वेद हैं, तो वेद त्रयी पूछा जाता तो ये है, ये नहीं है। ये जो चारों वेदों के जो काल है, जो ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है, क्योंकि वेद हमारे को लिखित भी मिलते हैं, इनकी भाषाएं लिपि हम समझ चुके हैं, इसलिए क्या है ये ऐतिहासिक काल में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, उसी तरीके से आप इसको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हो माइंड में। यानी कि माइंड के अंदर आपके लिंक बनेगा ना, किसी चीज़ को याद करने का एक ही तरीका है, उसके साथ में दूसरी चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, यानी इंटरलिंक होना चाहिए। जब तक इंटरलिंक नहीं होगा तो आपके माइंड में यादें चीज़ें नहीं होंगी। ओके नेक्स्ट, तो इस काल में क्या हो रहा है, आर्य है, आर्यों की जो संस्कृति है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से थोड़ी डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि वो जो सभ्यताएं थी वो क्या थी, महलों में, मकानों में वेल सेट थे, ऑर्गेनाइज थे, नदी नाले बने, यानी कि शहरों के अंदर नाले रोड बिल्कुल प्रॉपर बनी हुई थी, इस टाइप का था। तो ये लोग क्या होते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। आर्य संस्कृति किसको ज़्यादा महत्व देती है, झोपड़ी को महत्व देती है। क्योंकि अगर हम वैसे भी देखें तो भगवान राम वगैरह की जो हम वो देखते हैं, रामायण वगैरह देखते हैं, तो इनका जो रहन सहन है कैसा है, झोपड़ी वाला ही है। ओके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे ही चल रहा है सब। चलो ओके, और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वैदिक संस्कृति में राजस्थान के कुछ नाम हैं, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे मुरु या धन्नो, ये दोनों एक ही जगह के नाम हैं। उसके बाद में जैसे जांगल, जैसे मत्स्य, ये हमारे वेदों में यूज हुए हैं, इसलिए क्या है, जैसे कि सीवी, जैसे कि सूरसेन, ये नाम क्या है, अपने रामायण महाभारत के अंदर भी, महाभारत में ज़्यादा यूज होते हैं, रामायण में भी कुछ जगह पे क्या होते हैं, ये नामें अपने को मिलते हैं। इनकी मैंने आपको लोकेशन पहले ही बता दी, अभी रिपीट नहीं करूँगा। ओके, तो अभी आप ऐसा देखिए, धन्नो वाला प्रदेश कौन सा है, मरुवाड़, मारवाड़ जो क्षेत्र है वो क्या है, धन्नो क्षेत्र है। ये आपको क्या है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसलिए याद रखना है। ओके, अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक संस्कृति, वेदों वाला काल, उसके बाद में कौन आ जाते हैं, तो बौद्ध संस्कृति। जो बौद्ध साहित्य आता है, तो बौद्ध साहित्य में एक आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय क्या है, बौद्ध धर्म का क्या है, एक धर्म ग्रंथ है। नहीं, तो बौद्ध धर्म का क्या है, अंगुत्तर निकाय क्या है, एक धर्म ग्रंथ है। उसमें जो 16 जनपद बताए गए, ये आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। एक होता है अगानसुता, ये भी क्यों, ये नोट करना आप अलग से, अगानसुत या अगानसुता, ऐसे कुछ आपको ना, अगानसुता ये आपको नाम मिलेगा, ये अगानसुत भी मिलता है, ये नेट में भी पिछले पेपर में आया हुआ है। तो ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो अभी वापस अपने क्लास पे, यानी कि ये जो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, उसके अंदर 16 महाजनपदों का जिक्र हुआ है। उसमें से राजस्थान में कितने महाजनपद आए हैं, राजस्थान का कहीं ना कहीं एक तो मत्स्य,
वो तो प्रॉपर आता है, पूरा पूरा राजस्थान में आता है। उसके बाद में कुछ जैसे अवंती, सूरसेन, ये सूरसेन वाला इलाका आपको मैं कल आपको दिखा चुका हूँ कहाँ पे है, सूरसेन। और एक अवंती हो गया मत्स्य, और उसके बाद में आपका हो जाएगा जांगल। नहीं, जांगल नहीं है उसमें, एक मैं भूल रहा हूँ। इसमें क्या होता है, 4 होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्टिंग में ही क्या करूँगा, इसको बता दूंगा। जो 16 है उसमें से मत्स्य, अवंती, सूरसेन और 1 मिनट, ओके। अभी क्लास को हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए तो इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही 4 का मैं नाम दोबारा से रिपीट कर दूंगा। तो यानी 16 महाजन्म पदों में से कितने, 4 राजस्थान में, जिनका क्षेत्र राजस्थान में आता था, और एक मगध का क्षेत्र भी, कभी मगध ने भी क्या किया था, एक समय पे क्या किया था, मत्स्य को ही ऑक्यूपाई कर लिया था। इसलिए क्या हो सकता है, मगध भी इसमें हो सकता है। उसको चेक करके बताऊंगा प्रॉपर, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे। अभी हम कहाँ तक पहुँच गए, अभी हम पहुँच गए लगभग राजस्थान का जो है ना, अशोक का काल भी हमने कवर कर लिया। तो इसके बाद में हम क्या है, कुछ भाग जो गुप्त काल वाले में देखेंगे। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट राजपूत काल शुरू हो जाएगा। क्योंकि गुप्त काल वाले का प्रभाव राजस्थान में भीनमाल से कुछ संबंधित है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। पर्सन 1-2 पूछा जाएगा, वो मैं आपको पर्सन ही बता दूंगा। उसके बाद में हम अभी अगले जो वीडियो है उसमें क्या देखेंगे, राजस्थान के राजपूतों पे आ जाएंगे, राजपूतों के वंश और उनका डिटेल में अध्ययन, और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ओके। एक बार आज की क्लास का रिवीजन। आज हमने कालीबंगा, गिलूंड, बागोर, तिलवाड़ा, गणेश्वर, साबणिया, पुगल, ये कल भी बताया था, फिर देख लो एक बार। साबणिया, पुगल, पुगल नाम आएगा तो बीकानेर, साबणिया नाम आएगा तो बीकानेर। ये बीकानेर की सभ्यता है, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद में हमने चर्चा की, जैसे अशोक का भाब्रू का शिलालेख है उसके बारे में चर्चा की, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर करते जाएंगे। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आज ही या कल सुबह फिर, यानी कि जल्दी से जल्दी मैं आपको राजस्थान अध्ययन की बुक कवर करवा दूंगा। उसके बाद में फिर आगे कवर करते रहेंगे, ओके। जय हिंद।